सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये जो सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, ये दो टाइप के होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं और दूसरे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या जाते हैं, वो चीज़ें जो हमें एक्सकवेशंस पे मिली है, या केव पेंटिंग्स हो गए, रॉक एडिक्ट्स हो गए, पिलर एडिक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें प्लस इंस्क्रिप्शंस ले लो, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा दूसरे सोर्सेज क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में क्या जाएंगे, जैसे कि रिलीजियस सोर्सेज हो गए, जैसे कि वेदास, वेदांगास, ब्राह्मणास, ये सारी चीज़ें जो है लिटरेरी सोर्सेज में आती है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, तो वो भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मिलाकर जो है हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया है और उसे बिल्ड किया गया, और तभी हमें पता चला कि बेसिकली ये वो टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री वाला। प्री हिस्ट्री जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, राइट, बट फिर भी बहुत सारे एक्सकवेशंस एंड रिसर्च करने के बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पर हम एक हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर पाए। दूसरा हमारा प्रोटो हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड है, जहाँ पर रिटन एविडेंसेस तो है पर हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है कि कुछ सोर्सेज हमें मिले, उन सोर्सेज को हमने स्टडी करा, रिसर्च करा, फिर सोर्सेज को एक क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करा, और फिर हम उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री जो है कंस्ट्रक्ट कर पाए, राइट। तो आज हम उन्हीं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि एज आई सेड के दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम जो आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे, जहाँ पर अलग अलग इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और जितने भी पॉटरीज और सारी चीज़ें मिली होगी, वो हम विथ लेक्चर कवर करते जाएंगे। हम मेनली यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, जिससे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। आज के लेक्चर में हम लोग रिलीजियस सोर्सेज को पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट की जो दो लेक्चर्स है उसमें हम फॉरेन अकाउंट्स जो है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड जो भी सेक्युलर लिटरेचर है उसे भी आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग मेनली किस पर फोकस करने वाले हैं नेक्स्ट दो लेक्चर्स को, तो वो है लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर। क्लियर, बिकॉज प्रीलिम्स हो या मेंस हो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ समझ लो कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दो पार्ट्स में आप उसे डिवाइड कर सकते हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है, एंड लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा हम ये वाली जो चीज़ें ना, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं हम। तो एज आई सेड कि हम लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ने वाले, तो लिटरेरी सोर्सेज में आज हम रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को वन बाय वन देखेंगे। इसके बाद जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स हैं एंड जो रिकॉर्ड्स है फॉरेनर्स के, उसे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिकॉज हम लोग रिलीजियस स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले एक क्रोनोलॉजिकल वे में देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं वैदिक लिटरेचर। रिलीजियस स्क्रिप्ट्स जो उस टाइम की थी, उसमें जितने भी वेदास से रिलेटेड बुक्स बनी हैं, ठीक है, देखो एक तो है वेदास, दूसरी जो सारी बुक्स है ना वैदिक लिटरेचर में, वो सब उन वेदास को समझने के लिए ही लिखी गई है, क्योंकि वेदास हर कोई समझ नहीं सकता था, इसलिए उन वेदास को समझने के लिए अलग अलग ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स हो गए, वेदांगास हो गए, ये उन्हीं वेदास को समझने के लिए दूसरी बुक्स लिखी गई है। तो वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आ जाता है और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे वेदास, फिर ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स, पुराणास, वेदांगास, उपनिषद्स, स्मृति स्क्रिप्ट और आरण्यक। इसके अलावा हम लोग जैन लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर की भी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो भी रिलीजियस स्क्रिप्ट है उसे भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर दो चीज़ें आप लोग समझ जाइए कि जो वेदास थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक जिसे श्रुति कहा जाता है और दूसरा जिसे स्मृति कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में श्रुति और स्मृति जो है इसका डायरेक्ट डिफरेंस आपसे पूछ लिए गए। तो पहली चीज़ समझ जाओ कि श्रुति क्या है। तो श्रुति है द थिंग व्हाट इज सेड, ठीक है, इसका लिटरल मतलब ही होता है कि चीज़ें जो कही गई है, ठीक है। किसने कही होगी, तो बड़े बड़े ऋषियों ने, भगवान ने ऋषियों से कही होगी, ऋषियों ने अपने जो शिष्य हैं उनसे कही होगी। तो इस तरीके से जो भी नॉलेज आगे बढ़ी है उसे हम श्रुति कहते हैं। और स्मृति मतलब वो चीज़ें जो हमें याद रखनी है,
ठीक है। तो स्मृति भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका लिटरल मतलब होता है रिमेंबर्ड, दिमाग में आपको बिठा के रखनी है, उससे हम स्मृति कहते हैं। तो लिटरल चीज समझ गए। पहली चीज, वेदास जो है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक को श्रुति कहा जाता है, दूसरे को स्मृति कहा जाता है। आगे मैं बताऊंगी कि श्रुति में क्या क्या आता है, स्मृति में क्या क्या आता है, कंफ्यूज मत होना। पहले अभी हम डिफरेंस वाइज जो है दोनों चीजों को समझ लेते हैं। तो श्रुति जो है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाट इज सेड, जो चीजें कही गई है। स्मृति भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है जिन चीजों को याद रखना है, ठीक है। विच स्मृति इज अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स टू बी रिमेंबर्ड। श्रुति को ना एक आई ओपनर कहा गया है, ठीक है। आई ओपनर इन सेंस के ये भगवान से ऋषि और ऋषि से शिष्यों तक पहुंचा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भगवान का डायरेक्ट मैसेज है जो लोगों तक पहुंच रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए होंगे, इसलिए इसे एक आई ओपनर कहा गया है। वहीं अगर मैं स्मृति की बात करूं तो ये एक हिंदी रिचुअल है, जो चीज़ें कही है वो हमको दिमाग में बिठा लेनी, तो ये क्या है, एक हिंदी रिचुअल है। श्रुति इज फर्स्ट हैंड नॉलेज। मैं क्यों कह रही हूँ फर्स्ट हैंड नॉलेज, बिकॉज भगवान से ऋषियों तक गई है, ऋषियों से उनके शिष्यों तक गई है। बेसिकली एक पोस्टेरिटी गेन है। पोस्टेरिटी मतलब कि जनरेशन से जनरेशन जो है पास होने वाली चीज़ के अकॉर्डिंग भगवान से शुरू हुई, ऋषि के पास गई, और ऋषियों ने जो है अपने अपने शिष्यों को, जो भी उनके स्टूडेंट्स थे, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से बात आगे धीरे धीरे बड़ी होगी, राइट। ऐसा तो नहीं है कि उनके जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने वहाँ बात सुन के ख़त्म कर दी होगी, राइट। तो ये श्रुति को इसलिए फर्स्ट हैंड नॉलेज कहा गया है। नाउ द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ फेथ वर हर्ड बाय ग्रेट ऋषिज। किससे सुना होगा, तो ग्रेट ऋषिज ने भगवान से सुना है और फिर इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सुना है। हु रिकॉर्डेड देम फॉर पोस्टेरिटी गेन। पोस्टेरिटी गेन मतलब कि आने वाली जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहे, इसलिए उन लोगों ने उन चीज़ों को क्या करके रखा होगा, रिकॉर्ड करके रखा होगा अपने दिमाग में। इसके बाद स्मृति की बात करूँ तो स्मृति क्या है, इट्स अ रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस लाइक इट्स अ मेमोरी, ठीक है। एक याद है जो दिमाग में हमको बिठा के रखनी है। कुछ केस होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जिसको हमें दिमाग में बिठा के रखना है, इसलिए तो स्मृति का मतलब ही क्या है, स्मृति संस्कृत वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू बी रिमेंबर्ड। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, याद करके रखना है। श्रुति टाइमलेस है, स्मृति जो है ह्यूमंस ने क्रिएट करा है। श्रुति को आप प्राइमरी अथॉरिटी कह सकते हैं, स्मृति जो है एक आफ्टर थॉट है। फाइनल जो अथॉरिटी है वो श्रुति को दी गई है। मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर स्मृति में कोई ऐसी बातें कही गई है जो श्रुति को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो स्मृति की बात को क्या कर दिया जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। हमेशा जो पहली प्रायोरिटी है वो श्रुति को ही दी जाएगी। श्रुति डज नॉट इशू एनी ऑर्डर्स, इट जस्ट प्रोवाइड्स गाइडेंस। तो ये एक गाइडेंस की तरह काम करती है। वेयर स्मृति जो है ये ऑर्डर्स भी देती है, इसमें पनिशमेंट्स भी बताई गई है इन फॉर्म ऑफ प्रायश्चित्स इफ दे आर नॉट फॉलोड। श्रुति नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, बिकॉज ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है, ये क्यों ही आउट ऑफ स्टाइल जाएगी ना। इसके बाद स्मृति कैन बिकम ऑब्सोलीट, मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट भी इसमें हो सकते हैं। श्रुति इज इटर्नल, बिकॉज ये कभी चेंज नहीं होती, और अभी मैंने बताया कि स्मृति में मॉडिफिकेशंस, नेसेसरी मॉडिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स विद टाइम जो है किए गए हैं। स्मृति when followed at given time, it makes the requisite adjustment. As a result, स्मृति's essence is complex. ठीक है। तो यहाँ पर ना जो मेन डिफरेंस था ना वो ये पहले इसमें था कि श्रुति का क्या मतलब है, स्मृति का क्या मतलब है। अगर ये चीज़ समझ गए ना तो इसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लगेगी कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और किसकी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कहा है कि वॉट इज सेड, तो ये बोलना शुरू किससे हुआ होगा, भगवान से शुरू हुआ होगा, फिर ऋषियों तक गया होगा, फिर उनके डिसाइपल्स तक गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज आई सेड, वैदिक लिटरेचर को श्रुति और स्मृति लिटरेचर में डिवाइड किया गया है। तो श्रुति जो है वो एक रियल है, ठीक है। रियल में जो भगवान से पास होके ऋषियों के पास गई है, और फिर जो है उन्होंने आगे वाली जनरेशन के लिए उन चीज़ों को एक मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिख के रखा होगा, या कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में पाम लीव्स पे लिख के रखा होगा, एक रिकॉर्ड बना के रखा, राइट। तो श्रुतिज में सारी मेन चीज़ें आ जाती है, रियल ओरिजिनल आप कह सकते हैं, जैसे कि वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यक और उपनिषद। इसके बाद स्मृतिज में क्या आ जाती है, वेदांगास, पुराण्स, उपवेद और उपांगास। क्लियर। तो ये क्या हो गए हमारे श्रुति और स्मृति लिटरेचर में क्या क्या आता है, ये वो हमारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फाइनली अब हम लोग वेदास से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि वेदास 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
अभी हम एक एक करके डिटेल में सबको देखेंगे कि ऋग्वेद क्या है, समवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, डिटेल में जो है पूरी चीज़ देखेंगे। नाउ इसे क्या कहा जाता है, जो वेदास है इसे वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज कहा है एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री का। ठीक है, ये जो वैदिक लिटरेचर है ये एंशिएंट इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें वैदिक लिटरेचर से ही मिलती है। वेदास हैव फॉर्म्ड द इंडियन स्क्रिप्चर। क्लियर। इसके बाद द वेदास आर सेड टू हैव बीन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन एंड देयरफॉर इसे हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं, बिकॉज जो बातें कही गई है वर्बली जो है वेदास को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है पास ऑन किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, श्रुति में रखा जाता है। वेदास सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट है विच आर रिलेटेड टू रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म। इसके बाद दे आर रिटन इन वैदिक संस्कृत, याद रखना ये संस्कृत लैंग्वेज में है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल हाइम्स इन प्रेज ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस। अब हुआ क्या ना, वेदास में इतने सारे हाइम्स थे जो एक नॉर्मल हम जैसे ह्यूमन बींग्स के समझ के बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, ये हाइम्स को ही समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग और वैदिक लिटरेचर्स बने, बिकॉज इन हाइम्स को समझना अपने बस का तो नहीं है। ठीक है, मतलब अपन जैसे आम इंसानों के बस का तो नहीं है, तो उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए और वैदिक लिटरेचर्स फॉर्म में अभी हम आगे देखेंगे। तो इन वेदास में बहुत सारे हाइम्स हैं। ठीक है, सबके नहीं बट एटलीस्ट ऋग्वेद के नॉट हाइम्स क्या थे वो, बट कितने हाइम्स है और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पूछी जाती, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो वेदास वर्ड है इसका मतलब ही नॉलेज होता है। ठीक है, वेदा भी एक संस्कृत वर्ड दैट इज विड उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कि चीज़ों को ढूंढना, फाइंडिंग, नोइंग और अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। तो आप याद रखना, अगर कभी मेंस में पूछा जाए तो आप लोग इसी तरीके से स्टार्ट करना कि द टर्म वेदा इट मीन्स नॉलेज, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड दैट इज विड, जिसका मतलब होता है टू फाइंड, टू नो और टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर को फ्रेम करना शुरू करिए। फिर उसमें लिखिए कि 4 तरीके के वेदास होते हैं, या वेदास की और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि वेदास जो है इट इज़ पार्ट ऑफ श्रुति। ठीक है, क्योंकि वर्बल ट्रांसमिशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वेदास को पास ऑन किया गया था। फिर ये एक आप पॉइंट लिख सकते हैं, प्लस ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। फिर आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि पूरे जो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री है उसकी हमें जो भी बातें पता चली है उसका सोर्स जो है वो वैदिक लिटरेचर है, वो वेदास है। फिर आप लिखिए कि वेदास 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। क्लियर। इसके बाद एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। ठीक है, जो आर्यन सिविलाइजेशन के भी इंफॉर्मेशन हमें जो भी मिली है वो भी वेदास से ही मिली है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम एक एक करके ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को देखेंगे। आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद के ऊपर। ऋग्वेद जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग ऑल 4 वेदास। जितने भी वेदास हैं उसमें से सबसे पुराना जो वेदा है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के मतलब की बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि जो भी नॉलेज है उसे प्रेज करना। ठीक है, क्या है ऋग्वेद का मतलब, कि जो भी नॉलेज है उसे क्या करना, प्रेज करना इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऋग्वेद। प्लस इट इज़ कलेक्शन ऑफ हाइम्स ऑफ नंबर ऑफ प्रीस्ट फैमिलीज। तो जितनी भी प्रीस्ट फैमिलीज थी उनके जितने भी हाइम्स थे उसका एक कलेक्शन है ऋग्वेद। तो पहली चीज़ आप क्या लिखोगे, ऋग्वेद एक तो ओल्डेस्ट है अमंग ऑल 4 वेदास। उसके बाद ऋग्वेद का मतलब होता है टू प्रेज नॉलेज। एंड क्या है ऋग्वेद, इट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ठीक है, जितनी भी प्रीस्ट फैमिलीज थी उनके जो भी हाइम्स थे उसका एक पूरे कलेक्शन है जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। क्लियर। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन 10 बुक्स एंड इन 10 बुक्स को क्या कहा जाता है, मंडल। द फर्स्ट एंड द 10th मंडल, बेसिकली 1 से 10 तक के मंडल होंगे। ठीक है, 10 बुक आप कह सकते हो। तो ये जो फर्स्ट मंडल है और जो 10th मंडल है दैट इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, ये सबसे नए हैं। ठीक है, यंगेस्ट है, मतलब सबसे एंड में इसको पूरा कंपाइल करके ऐड किया गया है और सबसे लंबी बुक भी है। ठीक है, तो इट इज़ यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। उसके बाद सेकंड से लेके जो 7th मंडल्स है ये ओल्डेस्ट पार्ट्स है ऋग्वेद के, बट द शॉर्टेस्ट बुक। और 8th और 9th जो है ये मिक्स्ड एजेस में आते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट और 10th से रिलेटेड यूजुअली पूछा जाता है, बिकॉज एक फर्स्ट बुक है और दूसरा 10th मंडल है। दोनों ही एक तो फर्स्ट पर और एक लास्ट में है। क्लियर, बट स्टिल जो है ये दोनों यंगेस्ट हैं एंड लॉन्गेस्ट बुक है। इसके बाद ऋग्वेदा में
10,600 वर्सेस है, 1028 हाइम्स है। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। ऋग्वेद में 250 हाइम्स इंद्रदेव को डेडिकेटेड है एंड 200 हाइम्स जो है वो अग्निदेव को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ऋग्वेद में 250 हाइम्स किससे डेडिकेटेड है? इंद्रदेव से। एंड 200 हाइम्स किससे डेडिकेटेड है? तो वो अग्निदेव से। अब क्या होता है ना, यूजुअली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादा वाला किसका था, कम वाले हाइम्स किसको थे। तो एक चीज़ याद रखना कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी ना, उसमें सबसे टॉप पर जो गॉड चल रहे थे ना, भगवानों की कंपटीशन में जो भगवान सबसे टॉप पर थे वो इंद्रदेव थे। क्लियर? बाद में इंद्रदेव की पोजीशन जो है लेटर वैदिक पीरियड में रिप्लेस हो गई प्रजापति से, तो वो बात की बात है। बाकी इनिशियली जो, बिकॉज हम ऋग्वेद पढ़ रहे तो हम इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं, राइट, वैदिक सिविलाइजेशन की। तो उसमें जो भगवानों के कॉम्पिटिशन में सबसे टॉप पर इंद्रदेव थे, तो इंद्रदेव को जो है सबसे ज़्यादा हाइम्स ऑब्वियसली डेडिकेट किए गए होंगे। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, और आपकी अगर मेमोरी शार्प हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 मंडल हैं, हमने देखे। इन 10 मंडल में से कुछ मंडल्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि थर्ड मंडल जो है, इसमें गायत्री मंत्र की बात की गई है। गायत्री मंत्र को किसने कंपोज करा था? तो विश्वामित्र ने कंपोज करा था टू ऑफर प्रेयर टू सोलर डाइटी सावित्री। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है लाइक प्रीलिम्स में कि कौन सा मंडल जो है गायत्री मंत्र को डेडिकेटेड है ऋग्वेद में, तो वो कौन सा मंडल है? थर्ड मंडल, इंपॉर्टेंट। उसके बाद 8th मंडल की बात कर ले तो ये इंफॉर्मेशन देता है जितने भी हैंड रिटन हाइम्स है, जिसे खील कहा जाता है। ठीक है, वो हाइम्स जिसे हाथ से लिखा गया है, जिसे खील कहा जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? 8th मंडल से। उसके बाद 9th मंडल, तो 9th मंडल सोमदेव को डेडिकेटेड है। 10th मंडल की बात करूँ, इसमें ये कहा गया है कि ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 कास्ट हैं, ये ब्रह्मा के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से जो हैं डिराइव हुए हैं, या इनका जन्म ब्रह्मा के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से हुआ था। जैसे कि कहा जाता है कि जो माउथ है उससे ब्राह्मण का जन्म हुआ था, या ब्राह्मण कास्ट जो है उसका जन्म हुआ था। जो आर्म्स है, राइट, उससे क्षत्रिय का जन्म हुआ था। जो पेट है, जो बेली वाला पोर्शन है, वहाँ से वैश्य का जन्म हुआ था। और जो फीट है हमारी, वहाँ से शूद्र का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है, जो पुरुष सुक्ता है, जिसमें कहा जाता है कि ये जो 4 वर्ण है, ये जो कास्ट है, इसका जन्म जो है क्रिएटर या ब्रह्मा से हुआ था, वो इंफॉर्मेशन 10th मंडल में दिया गया है। तो ये चारों मंडल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक होमवर्क आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं सारी चीज़ें स्पून फीड नहीं करना चाहूँगी, मैं लिटरली चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़े से एफर्ट्स डालें। लाइक पीपीटी है यहाँ पर, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका जवाब एंड में मिल भी जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि आप फिर भी थोड़े एफर्ट्स डालें रिसर्च करने में। क्लियर? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक बैटल हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये कौन से मंडल में मेंशन है, ये आप लोगों को बताना है। मैं क्या पूछ रही हूँ? बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये कौन से मंडल में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर? आंसर आप लोगों को पीपीटी के एंड में ज़रूर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को सारे मंडल समझ में आ गए। सो थर्ड मंडल गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। 8th मंडल इसमें खील जो है, जो कि हैंड रिटन हाइम्स है, उसके बारे में बताया। 9th मंडल सोमदेव से है, और 10th मंडल जो है इसमें पुरुषुक्ता के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। क्लियर? और आप लोगों को बताना है बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन से मंडल में मेंशन्ड है, इसके बारे में। Next point, as per the Rigvedic hymns, the entire universe has originated from प्रजापति। ठीक है, जिनको इनिशियल गॉड माना जाता है, उन्हें जो जीएस है, ठीक है, उससे भी कंपेयर किया गया है। एंड दिस फॉर्म्स द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्रिएशन। तो ऋग्वैदिक हाइम्स के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिवर्स है वो प्रजापति से ओरिजिनेट हुआ है, और इसी ने जो पूरे ब्रह्मांड के जो क्रिएशन हुआ है, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल बेसिस है वो इसी चीज़ को कहा जाता है। क्लियर? प्रजापति वॉज इनिशियल गॉड, जिन्हें ग्रीक मैथोलॉजी में जियस से भी कंपेयर किया जाता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो प्रीस्ट है उन्हें होत्र कहा जाता है। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, तो आप लोगों को याद रखना है 1028 हाइम्स, ठीक है, उसके बाद 10,600 वर्सेस,
उसके बाद ऋग्वेदा का मतलब क्या है, ये नॉलेज को प्रेज करता है, प्लस इट इज़ कलेक्शन ऑफ हाइम्स, जितने भी प्रीस्ट फैमिलीज थे उनके जो भी हाइम्स थे उसका कलेक्शन जो है वो ऋग्वेद है। उसके बाद 10 मंडल है और 10 मंडल में से ये वाले मंडल जो है आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऋग्वेद से रिलेटेड जो प्रीस्ट है उनको होत्र कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एंड एक और मैंने कहा था कि 250 हाइम्स ऋग्वेद में किसको डेडिकेटेड है, इंद्रदेव को, एंड 200 हाइम्स किसको डेडिकेटेड है, तो 200 हाइम्स डेडिकेटेड है अग्निदेव को। क्लियर, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं हम लोग सामवेद। सामवेद बेसिकली जितने भी ऋग्वेद में हाइम्स है ना, उन चीज़ों का एक रिदमिक या फिर एक म्यूजिकल फॉर्म में जो कंपाइलेशन है वो आप लोगों को सामवेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो साम का मतलब ही होता है मेलेडी, एंड इट कंटेन्स द रिदमिक कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जितने भी हाइम्स है, जैसे कि 1028 हाइम्स है, इन हाइम्स का क्या है, एक म्यूजिकल फॉर्म में पूरा कंपाइलेशन जो है आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा, सामवेद में देखने को मिलेगा। तो सामवेद इज एन एंथोलॉजी ऑफ मेलेडीज, इट इज़ कंपोज ऑफ स्टैंजाज जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं और एक म्यूजिकल फॉर्म में गाना गाते हुए आप इस चीज़ को समझ सकते हो। सो इट इज़ अरेंज्ड टू म्यूजिक फॉर सिंगिंग। फिर सामवेद इज़ क्रिटिकल फॉर डेल्विंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। इसमें 1549 हाइम्स है विच आर मेंट टू बी संग एट अ सोम सेक्रीफाइस बाय स्पेशल क्लास ऑफ ब्राह्मण्स, जिनको हम क्या कहते हैं, उद्गात्रीज। तो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो प्रीस्ट है उनको होत्र कहा जाता है और सामवेद से एसोसिएटेड जो प्रीस्ट है उनको उद्गात्रीज कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद द फॉलोइंग ब्राह्मण्स आर रिलेटेड टू सामवेद। ठीक है, सामवेद से कुछ ब्राह्मण्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि अभी हम सभी वेद से कुछ ना कुछ ब्राह्मण्स जो है एसोसिएटेड होते हैं, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को सामवेद के बता देती हूँ। आगे हम लोग जब ब्राह्मण्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो चांदोग्य ब्राह्मण मेंशनिंग अबाउट द मैरिज एंड बर्थ सेरेमनीज। उसके बाद जैमिन्य ब्राह्मण जिसको तालबगार ब्राह्मण भी कहा जाता है, और पंचवीसा ब्राह्मण जिसे टांड्य महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको आप लोग याद रखना। इसके बाद वेदा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रूटिंग द ट्रेडिशन ऑफ डांस एंड म्यूजिक ऑन अ प्लैनेट। कौन सा वेदा? सामवेद। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यजुर्वेद के ऊपर। यजुर्वेद क्या है? ये जितने भी सेक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं उसके कलेक्शन जो है आप लोगों को यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था ऋग्वेद के जो प्रीस्ट है होत्र, फिर सामवेद के जो प्रीस्ट है उद्गात्री, और यजुर्वेद के जो प्रीस्ट है उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। उनसे एसोसिएटेड जो प्रीस्ट है उनको क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। यजुर्वेद क्या है? ये जितने भी सेक्रिफिशियल प्रेयर्स है उसका कलेक्शन है या कंपाइलेशन है, जिसे हम यजुर्वेद कहते हैं। Of the four Vedas, it most reflects the Vedic sacrifice in its ritual character and full scope भी उसका बताता है। यजुर्वेद it prescribes a procedure, यहाँ पर आपको ना पूरी प्रोसीजर दिखेगी कि किस तरीके से कौन से सेक्रीफाइस को कितने समय में क्या क्या सामग्री के साथ परफॉर्म करना है, ये सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को यजुर्वेद में देखने को मिलती है। तो पूरी प्रोसीजर और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कितने समय तक करना है, सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को यजुर्वेद में देखने को मिलती है। इसके बाद यजुर्वेद हैड 2 मेजर डिविजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक है कृष्ण यजुर्वेद जिसे ब्लैक यजुर्वेद भी कहा जाता है, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाइट यजुर्वेद भी कहा जाता है। यहाँ पर जो टर्म ब्लैक है इट इम्प्लाइज द अनअरेंज्ड कलेक्शन ऑफ वर्सेस इन कॉन्ट्रास्ट टू वाइट, जो कि वेल अरेंज एंड क्लियर कलेक्शन जो है शो करता है वर्सेस का। क्लियर। फिर से एक बार बता देती हूँ, यजुर्वेद क्या है? ये जितने भी सेक्रिफिशियल प्रेयर्स थे वैदिक टाइम्स के उसका एक पूरा कलेक्शन है। यजुर्वेद से जो प्रीस्ट एसोसिएटेड है उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में आपको सभी सेक्रिफिशियल प्रेयर्स की पूरी प्रोसीजर जो है डिटेल में देखने को मिलेगी। यजुर्वेद 2 पार्ट्स में या इसके 2 मेजर डिवीजन है, एक है ब्लैक या कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है वाइट या शुक्ल यजुर्वेद। ब्लैक यजुर्वेद को ब्लैक से यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो ब्लैक यजुर्वेद है यहाँ पर आपको अनअरेंज्ड कलेक्शन देखने को मिलेगा वर्सेस का, एंड जो वाइट या जो शुक्ल यजुर्वेद है यहाँ पर प्रॉपर्ली अरेंज्ड कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा वर्सेस का। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यजुर्वेद जो है इट इज़ बोथ प्रोज एंड वर्स।
आगे आ जाते हैं हम लोग अथर्ववेद के ऊपर। अथर्ववेद जो है ये 730 हाइम्स 6000 मंत्रास का कलेक्शन है, जिसे 20 बुक्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से ऋग्वेद को 10 बुक्स में डिवाइड किया गया था, सिमिलरली अथर्ववेद को 20 बुक्स में डिवाइड किया गया है। कितने हाइम्स है इसमें? 730 हाइम्स है। और कितने मंत्रास आपको देखने को मिलेंगे? 6000 मंत्रास देखने को मिलेंगे। इट इज़ नोन एज वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। तो जितने भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड, टोना टोटका से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को अथर्ववेद में देखने को मिलती है। इट वॉज द लास्ट कंपोज वेदा एंड इससे जो एसोसिएटेड प्रीस्ट है वो है अथर्व ऋषि। ठीक है, क्या क्या बता दी हूँ? होत्र, यहाँ पर लिखते हैं, होत्र, उद्गात्री, अध्वर्यु एंड लास्ट क्या बताया मैंने आप लोगों को? वो है अथर्व ऋषि। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये है हमारा अथर्ववेद। क्लियर? इसके बाद सभा और समिति जो है उन्हें 2 डॉटर कहा गया है प्रजापति की। ये कौन से वेद में बताया है? तो ये भी अथर्ववेद में बताया है। मैं इसलिए इसको स्टार मार्क कर रही हूँ बिकॉज यहाँ से बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हैं कि सभा और समिति को कौन से वेदा में प्रजापति की 2 डॉटर कहा गया है या 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा गया है, तो वो है अथर्ववेद। एम आई क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे चारों वेदास हो गए हैं और हमने फैक्चुअल चीज़ें भी देख ली, जो उसमें समझने का था वो भी देख लिया, सबके मतलब देख लिए। अब हम बढ़ सकते हैं आगे। क्लियर? अब हम आ जाते हैं ब्राह्मणास पर। सो बेसिकली एज आई सेड कि जो वेदास थे, वेदास में बहुत सारे हाइम्स थे। इन हाइम्स को एक्सप्लेनेशन को ईजी करने के लिए या उसे समझने के लिए ब्राह्मणास जो है वो बनाए गए थे। क्लियर? तो दे एक्ट एज द एपेंडाइसिस, दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह काम करते हैं वेदास की। They are written in prose and they elaborately describe the various sacrifices and rituals along with their mystical meaning। ठीक है, इनके जो mystical meaning है उसको भी बताते हैं और sacrifices को और भी ज़्यादा elaborately यहाँ पर क्या किया गया है? लिखा गया है। इसलिए हर वेदा से कुछ ना कुछ ब्राह्मणास जो है associated है। Each Veda has one or more of its brahmanas and each brahmana is generally associated with a particular वैदिक स्कूल। जैसे कि मैं अगर ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद के 3 ब्राह्मणास हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण और सामख्यान ब्राह्मण। ठीक है, तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मेनली जो है ये लास्ट के 2 पूछे जाते हैं, मैत्रेयी और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब एक बार पढ़ना, बट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं वो बता रही हूँ। अभी सामवेद में हम लोग ये तीनों देखें, एक है पंचविशा, फिर एक है शतविशा और एक है जैमिन्य, जिसमें जैमिन्य जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जैमिन्य ब्राह्मण किससे एसोसिएटेड है? समवेद से एसोसिएटेड है। तो मैच द कॉलम के फॉर्मेट में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और अथर्ववेद का एक ही है जो कि है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, तो एक बार आप 1-2 बार इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएगी। तो ब्राह्मण समझ गए कि क्या है? ये बेसिकली जो वेदास है उनके जो हाइम्स है उसके एक्सप्लेनेशन को इजी करने के लिए और उनको एक्सप्लेन करने के लिए ही ब्राह्मणास जो है बनाए गए थे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह काम करती है वेदास की, जिसमें जितने भी सेक्रीफाइसेस है, जितने भी रिचुअल्स है, उनको इलेबोरेटली क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा उनके जो मिस्टिकल मीनिंग है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, उन चीज़ों को भी क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपनिषद। तो देखो, उपनिषद ना 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है उप और दूसरा है सद। उप जो है मतलब नियर बाय, आसपास, सद मतलब बैठकर। तो यहाँ पर जो भी ऋषि होते थे ये क्या करते थे? आप सभी को पता है ना, एक ऐसा पेड़ होता है, एक ट्री होता है और यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ होता है और यहाँ पर जो है ना हमारे ऋषि बैठते हैं और उनके आसपास यहाँ नीचे कौन बैठते थे? जो सारे स्टूडेंट्स होते थे ना वो बैठते थे। मेरी ड्राइंग अच्छी है, यहाँ पर जज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऋषि है ये लोग क्या कहते हैं? ये ऊपर बैठे हैं, ठीक है, और इनके आसपास इनके स्टूडेंट्स बैठे हुए।
तो यहाँ से ये क्या करते हैं, जो भी नॉलेज इम्पार्ट करते थे, जो भी नॉलेज इनके पास है वो इनके डिसाइपल्स को, इनके स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसी चीज़ को हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का क्या मतलब है कि जो भी नॉलेज है जब ऋषि या जो गुरु है वो अपने डिसाइपल्स को अपने आसपास बिठाकर इम्पार्ट कर रहे हैं, उसे हम उपनिषद कहा गया है। ठीक है, सो उपनिषद जो है ये कुछ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि सोल, एब्सोल्यूट, वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, नेचर की मिस्ट्रीज क्या है, ऐसे टॉपिक्स को ये क्या करते हैं, डील करते हैं। क्लियर? तो उप मतलब नियर बाय, सद मतलब बैठे हुए, तो आसपास बैठे हुए लोग जो उनको गुरु जो है उनको जो भी नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं उसे हम उपनिषद कहते हैं। इसके बाद इट क्रिटिसाइजेज द रिचुअल। यहाँ पर क्या है, जो जितने भी बहुत उस टाइम पे जो रिचुअल्स होते थे बहुत ईजी नहीं होते थे, ठीक है, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाके करने पड़ते थे। तो उपनिषद्स में इन रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया है एंड दे ले स्ट्रेस ऑन वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज, और यहाँ पर राइट बिलीफ और राइट नॉलेज पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट उपनिषद्स आर मेंशन बिलो, जैसे कि मेन जो है 108 उपनिषद्स होते हैं। पहली चीज़ मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, उपनिषद्स वो नॉलेज है जो कि गुरु या ऋषिज या टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। उपनिषद्स फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो कि आत्मा हो गया, ठीक है, वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, नेचर में जो अलग अलग मिस्ट्रीज हैं उन चीज़ों के साथ डील करते हैं। यहाँ पर हार्ड रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया है और इन फिलोसफिकल टेक्स्ट के थ्रू जो है वो राइट बिलीव और राइट नॉलेज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उपनिषद जो है टोटल 108 है और आपको सारी 108 उपनिषद याद नहीं करने, इसमें से कुछ 13 और 11-13 उपनिषद है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कंसेप्ट है आत्मा और ब्रह्मांड का, दे आर मेजरली एक्सप्लेन्ड बाय उपनिषद्स। इसमें अलग अलग फिलोसफिकल आइडियाज़ की भी बात की गई, जैसे कि सेक्रीफाइस, बॉडी और यूनिवर्स। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस तरीके के आंसर लिख सकते हैं। अब एज आई सेड 108 में से कुछ 13 इंपॉर्टेंट उपनिषद है, मैंने उसमें से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन उपनिषद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। जैसे कि ऐत्रेय उपनिषद, यहाँ पर आत्मा, ठीक है, और जो कॉन्शियसनेस है, ये किस तरीके से आत्मा हमारी क्रिएट हुई और हमारी जो कॉन्शियसनेस है इसके बारे में जो डिस्कशन होता है वो ऐत्रेय उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद छंदोग्य उपनिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो भी रिदम है, जो मंत्रस को हम मंत्रस जो बोलते हैं उसके साथ जो उपनिषद डील करता है वो है छंदोग्य उपनिषद। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद, ये क्या बात कर रहा है कि हमारी आत्मा जो है, जो हमारी सोल होती है, वो कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पास ऑन होती है, ये जो ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है आत्मास का, इसके बारे में बातचीत जो है वो किस में की गई है, बृहदारण्यक उपनिषद में। इसके बाद मुंडक उपनिषद, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट कंटेन्स द मंत्र ऑफ सत्यमेव जयते। हम सभी जानते हैं कि जो सत्यमेव जयते वाली कंसेप्ट है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है एंड विच इज़ बोरोड इन, जो हमारे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो दो सबसे अर्लीस्ट उपनिषद है, 108 उपनिषद में से जो दो सबसे अर्लीस्ट है वो है बृहदारण्यक उपनिषद और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक बार जो है आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आरण्यक्स पर। तो बेसिकली आरण्यक्स जो है ये कुछ फॉरेस्ट बुक्स है। इस आरण्यक में जितना भी एम्फेसिस है वो किसको दिया गया है, वो फिलॉसफी को दिया गया है, ठीक है, और मिस्टिसिज्म को दिया गया है। मतलब कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो क्या होती है, वो सच्चाई को ढूंढने में होती है, नॉलेज को ढूंढने में होती है, भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, मेडिटेशन जो है उस पर फोकस करती है, मॉरल वैल्यूज़ जो है उस पर फोकस किया गया है आरण्यक्स में, ना कि एक रिचुअल को कैसे परफॉर्म करना है, सेक्रीफाइस को कैसे परफॉर्म करना है, कौन कौन सी राइट्स है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को कुछ भी आरण्यक्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो आरण्यक्स किन चीज़ों के बारे में बता रही है, आरण्यक्स में जितने भी एम्फेसिस है वो फिलॉसफी और मिस्टिसिज्म और मेडिटेशन और मॉरल वैल्यूज़ पे दिया गया है। दिस इज़ बिकॉज आरण्यक्स जो है वो हर्मिट्स के लिए लिखे गए थे, वो स्टूडेंट्स जो कि जंगल में रहते हैं उन लोगों के लिए जो है आरण्यक्स जो है लिखे गए थे। दे ले एम्फेसिस नॉट ऑन सेक्रीफाइसेस पर कोई किसी भी तरीके की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। यहाँ पर मेडिटेशन एंड मॉरल वैल्यूज़ जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है एम्फेसाइज किया गया है।
आरण्यक्स जो है दे फॉर्म अ ब्रिज। यहाँ पर क्या है, जो हमारा कर्म मार्ग होता है और हमारा जो ज्ञान मार्ग होता है, ठीक है, इसके बीच में जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है वो है आरण्यक। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन कर्म मार्ग which was sole concern of Brahmins and the way of knowledge, that is Gyan Marg, which the Upanishads advocate. In other words, Aranyaks are focused on moral science and philosophy, as I said, and they also provide the detail of rishis who lived in jungles. Clear? तो अगर अरण्यक्स आ भी जाता है क्वेश्चन में, तो आप लोगों को पहली चीज़ लिखनी है, एक फॉरेस्ट बुक है, इसमें रिचुअल एंड सेक्रीफाइस को कतई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। यहाँ पर जितना भी फोकस है वो फिलॉसफी, मिस्टिसिज्म, मेडिटेशन, मॉरल वैल्यूज़, मॉरल साइंस, इन चीज़ों पे दिया गया है। ये बुक्स हर्मिट्स के लिए लिखी गई थी, ये एक चीज़ लिख सकते हो। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों को लिखना है वो है कि ये कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच में एज अ ब्रिज जो है काम करता है, या एक ब्रिज फॉर्म करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं वेदांगास। वेदांगास का लिटरली जो मतलब है, इन्हें आप लिम्स कह सकते हो वेदास के हाथ और पैर समझ लो, ठीक है। वेदांगास दे आर 6 इन नंबर, ठीक है। जिस तरीके से हमारे हाथ और पैर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव काम जो है हमारे बॉडी के लिए करते हैं, हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है हम हमारे इन हाथ और पैर की वजह से ही कर पाते हैं। सिमिलरली वेदांगास जो है वो वेदास के लिम्स है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट या एज अ सपोर्ट ये काम करते हैं वेदास के, तो इसलिए वेदांगास जो है उसे क्या कहा गया है, लिम्स ऑफ वेदास, ठीक है। याद रखना, वेदांगास लिटरली मीन द लिम्स ऑफ वेदास, दे आर 6 इन नंबर। जस्ट लाइक limbs of our body, they perform various supportive and augmenting functions in the study, preservation and protection of Vedas and the Vedic traditions. वेदांगास 6 auxiliary disciplines है जो कि associated with the study and understanding of Vedas. तो basically इनकी मदद से हम वेदास को समझ सकते हैं और उसके आगे और उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो 6 वेदांगास हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष। दैट इज फोनेटिक्स, रिचुअल कैनन, ग्रामर, एक्सप्लेनेशन, वैदिक मीटर एंड एस्ट्रोलॉजी। क्लियर? तो 6 वेदांगास आपको जो है वो याद रखने हैं। मैं एक और बार बता देती हूँ, लिटरली इसको लिम्स कहा जाता है वेदा का। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में हमारे लिम्स हमारी मदद करती है, सिमिलरली वेदास के जो अलग अलग जो नॉलेज है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और समझने में वेदांगास जो है हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। 6 वेदांगास हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग पुराण्स के ऊपर। पहली चीज़ ये समझ लो कि पुराण जो है हमारी इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स, हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई है उसकी क्रोनोलॉजी में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो पुराण से मिलती है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पुराण हैं, टोटल 18 पुराण है, 18 पुराण है, और हर पुराण जो है वो किसी ना किसी डायनेस्टी के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैं बात कर लूँ मत्स्य पुराण, ठीक है, जो कि सबसे पुराना पुराण माना जाता है, ओल्डेस्ट पुराण माना जाता है। ये आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाह रही हूँ आपको कि जो पुराण है वो क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स के। They are the late descriptions of ancient legends and consist of history of universe from creation to destruction, the genealogies of kings and heroes and sages के कौन कौन से किंग आए थे, कौन कौन से टाइम पर आए थे, कौन ऐसा हीरोइक चीज़ें करके गया है हमारी हिस्ट्री में, कौन से सेजेस थे, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे हिंदू कॉस्मोलॉजी के डिस्क्रिप्शन, फिलॉसफी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन है क्रोनोलॉजिकल वे में हमें पुराण से मिलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि लोमहर्ष जो है उन्होंने पुराण को कंपोज करा था, बाकी बीच में उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको कंप्लीट जो है उनके बेटे उग्रश्रव ने करा था, ठीक है। सो इट वाज कंपोज बाय लोमहर्ष एंड हिज सन उग्रश्रव। क्लियर? दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वुमेन्स एंड शूद्र जो है, जो शूद्र कास्ट है, दे वर नॉट अलाउड टू रीड पुराण्स।
टोटल 18 पुराण है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बहुत बार ये क्वेश्चन बना है कि आंध्र सातवाहन डायनेस्टी जो है, मैं जो क्वेश्चन बना है वो इससे बहुत ज़्यादा बार देखने को मिले, इन दोनों से स्पेशली विष्णु पुराण और वायु पुराण से, कि विष्णु पुराण कौन सी डायनेस्टी के बारे में बताता है, तो वो है मौर्य डायनेस्टी के बारे में, एंड वायु पुराण कौन सी डायनेस्टी के बारे में बताता है, तो वो है गुप्त डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, बाकी आप लोग सारे देखना, ऑब्वियसली क्वेश्चंस फिर से रिपीट नहीं होंगे, बाकी इन दोनों से मैंने काफ़ी बार क्वेश्चंस देखे हैं। तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुराण। उसके बाद विष्णु पुराण मौर्य डायनेस्टी के बारे में, वायु पुराण गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, ब्राह्मण पुराण पुरु डायनेस्टी के बारे में, और एक और भागवत पुराण है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये हमारे सारे पुराण्स हो गए। अब आ जाते हैं हम हमारे अदर वैदिक लिटरेचर। अब हम लोग ऑब्वियसली बुद्धिस्ट लिटरेचर को और जैनिज़्म से रिलेटेड जो लिटरेचर है उसे हम जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कवर करेंगे तब और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर मैं इनकी जो बुक्स है ना वो बता देती हूँ। पहले हम छोटी मोटी चीज़ें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं मैत्रेयी उपनिषद के बारे में बात करूँ तो इट शो दैट वुमेन जो है दे वर फोरबिडन टू गो टू द असेंबलीज। ठीक है, उस समय 2 असेंबलीज हुआ करती थी, सभा और समिति। इन असेंबलीज में वुमेन्स वर नॉट अलाउड, ये इन्फॉर्मेशन हमें मैत्रेयी उपनिषद से मिली है। प्लस यहाँ पर जिस तरीके से अल्कोहल और गैम्बलिंग, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में स्पेशली एक मेल जो है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, सिमिलरली वुमेन जो है उसे थर्ड फॉल्ट कंसिडर किया गया है मैन की लाइफ में। जैसे कि मैन की लाइफ में अल्कोहल और गैम्बलिंग एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, वैसे ही वुमेन को भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताया गया है मैत्रेयी उपनिषद में। इसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट की बात करूँ तो ओल्ड स्मृति बुक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करूँ तो जातक स्टोरीज, जो कि गौतम बुद्ध की जो फॉर्मल लाइफ्स थी, गौतम बुद्ध बनने से पहले उनकी क्या लाइफ के फॉर्म्स थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको जातक स्टोरीज से मिलती है। त्रिपिटक अगेन बुद्धिस्ट लिटरेचर इंपॉर्टेंट 3 है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। इसके बाद कथावस्तु जो कि एक हिनयान बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इसके बाद मैं जैन लिटरेचर की बात करूँ तो जैन लिटरेचर को आगम भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और 12 अंगास जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है आज का लेक्चर, जिसमें हमने सभी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स जो है वो देख ली। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग दूसरी जो स्क्रिप्ट्स है, दैट इज़ जो फॉरेन अकाउंट्स है एंड दूसरी जो हिस्टोरिकल बुक्स है जिसके बेसिस पर हम हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।